जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और जुड़ चुकी आपके साथ फिर से एक नए वीडियो लेकर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले मैं बता दूं कि मैराथन क्लासेस का यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम जो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, सभी प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उनके अपडेट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, रेगुलर क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और फेसबुक अकाउंट से जुड़ने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम और फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा क्रियात्मक अनुसंधान, रिसर्च रहेगा। क्रियात्मक अनुसंधान से तात्पर्य विद्यालय से संबंधित जो व्यक्तियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपनी जो विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से जो अध्ययन किया जाता है और जो गतिविधियां उनमें सुधार किया जाता है उसको एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान उसको कहते हैं। अनुसंधानकर्ता अध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक या निरीक्षक हो सकता है। स्टीफन एम कोरे के अनुसार अनुसंधान कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। इससे आगे आ रहा है आपका मोले ने क्या कहा है कि ये जो एक्शन रिसर्च होता है इससे तात्पर्य तात्कालिक जो समस्या है उसके हल से जो समस्या समाधान होता है उससे संबंधित ये होता है। मुनरो के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिसमें दिए गए सुझाव आंशिक या पूर्ण रूप से लक्ष्यों पर आधारित होते हैं। इससे आगे आ रहा है आपका क्रियात्मक अनुसंधान का इतिहास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका सूत्रपात करने का श्रेय किसको दिया जाता है? अमेरिका से हुआ है। और इस क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान है उसका विकास 1926 में माना जाता है। बंकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च ऑफ टीचर के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख किया है। जॉन कॉलियर ने सर्वप्रथम 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्रियात्मक अनुसंधान का शब्द का प्रयोग है वो सैन्य क्षेत्र में किया था। अगर सैन्य क्षेत्र में अपने से पूछा जाए तो जॉन कॉलियर, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए तो बंकिंघम ने इसका प्रयोग किया था। कुर्ट लेविन ने 1946 में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग मानव संबंधों को अच्छा बनाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में किया था। इंपॉर्टेंट है, तीनों टॉपिक आपको याद होने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में स्थायी रूप से लागू करने का श्रेय 1953 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे को जाता है। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के जनक स्टीफन एम कोरे को ही माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम विद्यालय के कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए क्रियानुसंधान है। स्टीफन एम कोरे ने अपनी पुस्तक एक्शन रिसर्च के अंतर्गत अनुसंधान के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार, एक मौलिक होता है, दूसरा क्रियात्मक होता है। क्रिया अनुसंधान क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो क्या होती हैं? बाल व्यवहार में संबंधित समस्याएं इसमें आती हैं, शिक्षण से संबंधित समस्याएं इसके अंतर्गत आते हैं, परीक्षा से संबंधित समस्याएं इसमें हो सकती हैं, विद्यालय संगठन प्रशासन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं या पाठांतर क्रियाओं संबंधी इसमें समस्याएं हो सकती है। इससे आगे आ रहा आपका क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान या जो चरण होते हैं वो क्या है? समस्या का ज्ञान पहले होना चाहिए, इसके बाद ही हम क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। कार्य की जो प्रति प्रस्ताव के विचार विमर्श अपने को करना चाहिए, फिर इसमें उपकल्पनाओं का निर्माण करना चाहिए, तथ्य संग्रहों का निर्माण करना चाहिए, योजनाओं की क्रियान्वयन एवं परिणामों का जो संकलन है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालने चाहिए और दूसरे के परिणामों की सूचना अपने को रखनी चाहिए। इसके आगे आ रहा है आपका क्रियात्मक अनुसंधान की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं? क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता शिक्षक, प्रधानाध्यापक या प्रबंधक या निरीक्षक होते हैं। इसके आगे आ रहा है विद्यालय से संबंधित जो विभिन्न दैनिक समस्याएं व्यवहारिक एवं तथ्यपूर्ण समाधान ये हो सकता है। इससे क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान संपूर्ण परिस्थिति पर होता है, ना कि किसी विशेष अंग पर आधारित। संपूर्ण जो विद्यालय प्रणाली होती है उस पर इसका जो है ध्यान रहता है, ना किसी कक्षा विशेष पर। क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान केवल एक परिस्थिति पर होता है, ना कि अनेक परिस्थितियों पर। इससे आगे आ रहा आपका क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों को क्रियान्वित करने के लिए व्यक्ति प्रारंभ से अंतिम तक सक्रिय भाग लेते हैं और रूपरेखा इसकी लचीली होती है। शोधकर्ता विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता इसमें नहीं होती, शोधकर्ता को किसी प्रकार की कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। अब इसके उद्देश्य क्या हैं? विद्यालय में कार्यकर्ता शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक या निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। विद्यालय में जो परंपरागत रूढ़िवादी या यांत्रिक वातावरण जो है उसको सुधार या उसको समाप्त करने में यह सहायता करता है। विद्यालय के संगठन और
व्यवस्था में जो परिवर्तन करके इसमें सुधार लाया जा सकता है, और विद्यालय की कार्य पद्धति में जो प्रजातांत्रिक मूल्यों में जो है अधिकतम स्थान इसका देना होता है। विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन और समाधान करके उसकी प्रगति में इसका योगदान होता है। इससे आगे आ रहा है विद्यालय से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनकी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके उनकी विधि है उसको उत्तम बनाने का अवसर इसमें देना होता है। स्कूल में अध्यापक एवं विद्यार्थियों आदि को उनके दोष की जानकारी देकर उनमें उन्नति करना इसका उद्देश्य होता है। विद्यालय में पाठ्यक्रम की वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करके उसके स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल उसको बनाया जाता है, और कक्षागत जो समस्याओं का समाधान करने की योग्यता शिक्षक एवं छात्रों को विकसित करना इसमें शामिल होता है। इसका महत्व क्या रहेगा? क्रियात्मक अनुसंधान का विद्यालय की कार्य प्रणाली में संशोधन कर या सुधार करना, अध्यापकों के मध्य प्रेम, सहयोग व सद्भावना का विकास करना, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा जो परंपरागत और रूढ़िवादी जो है रूढ़िवादिता उसका खंडन करना, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न करना, और विद्यालय में जनतंत्रात्मक जो मूल्य हैं उनकी स्थापना करने पर विशेष जोर इसका होता है। इसके बाद है बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप क्रिया में जो पर्याप्त परिवर्तन लाया जाता है, यह क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, और यह विद्यालय में जो शिक्षक प्रधानाचार्य है उसकी समस्याओं का समाधान करता है। क्या? क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च इसमें होता है। इसके बाद आ रहा आपका क्रियात्मक अनुसंधान की जो सीमाएं हैं या इसके दोष हैं वो क्या हैं? इसमें वैज्ञानिकता का जो है अभाव पाया जाता है या पूर्ण शुद्धता का अभाव पाया जाता है। परिस्थिति में प्रत्येक परिस्थिति में शोधकर्ता का नियंत्रण नहीं होता है। सामान्यीकरण का अभाव पाया जाता है। इसमें लचीलापन होने के कारण अनुसंधान की दिशा परिवर्तित हो जाती है। कई बार ये होता है कि हम कुछ और परिवर्तन करना चाहते हैं लेकिन परिवर्तन किसी और प्रकार का इसमें हो जाता है। प्राप्त परिणामों के आधार पर भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता है, और अनुसंधानकर्ताओं को विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त न होने के कारण उपयुक्त शोध विधि के चयन व संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। इससे आगे आ रहा आपका क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सुझाव क्या रहेंगे? सामान्य रूप से विस्तारित होना चाहिए। अनुसंधानकर्ता के समस्या के संबंध में जो प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान के क्रियान्वयन में विद्यालय के अन्य कार्यों में बाधा नहीं आनी चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रत्यक्ष संबंध शिक्षण स्तर की प्रगति, गुणात्मक विकास से होना चाहिए। अनुसंधान की परिस्थितियों में अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण होना आवश्यक होता है। इससे आगे आ रहा है अनुसंधानकर्ता की रूपरेखा तैयार करते समय अनुभवी अध्यापक व कुछ अनुसंधान विशेषज्ञों की राय ले लेनी चाहिए। अनुसंधान करते समय वैध विश्वसनीय सांसों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे आगे आ रहा है आकलन। असाइनमेंट क्या होता है? आकलन क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान आपने पढ़ लिया। क्रियात्मक अनुसंधान में उसकी जो उसका बैकवर्ड है या उसका इतिहास है वो आपको एक बार देखना है, और इसके बाद आपकी जो सीमाएं हैं उनको एक बार वापस से रिपीट कर लीजिएगा। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च से। इसके बाद आपका असाइनमेंट। आकलन क्या होता है? सूचनाओं को एकत्रित करना प्रक्रिया। सूचनाओं को जो एकत्रित करने की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? आकलन कहलाती है। यह मूल्यांकन का ही भाग होता है। विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना क्या होता है? आकलन कहलाता है। हुआ व फ्रीड। आकलन सूचना संग्रहण व उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर यह समझ सकते हैं कि विद्यार्थी जानता क्या है, समझता है। अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त जो ज्ञान है उसके परिणामों में उसके रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। इरविन के अनुसार आकलन छात्रों में अधिगम का एवं विषय का जो व्यवस्थित आधार का अनुमान है वह किसी भी वस्तु को प्रवाहित कर चयन, संरचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या तथा सूचना का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास का अधिगम या इसको बढ़ाने की प्रक्रिया होती है। इससे आगे आपका आकलन की आवश्यकता क्यों है? विद्यार्थियों के संदर्भ में रुचि को जानने के लिए, आवश्यकता को जानने के लिए, योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन करने और वर्गीकरण करने के लिए ये आकलन की आवश्यकता होती है। लेकिन शिक्षक के संदर्भ में जाने तो आकलन की आवश्यकता क्यों होती है? छात्रों की योग्यता, कौशल, अधिगम क्षमता पहचानने, शिक्षण विधि का चयन करने, कक्षा व्यवस्था एवं शिक्षण सामग्री का के विकास में, पाठ्यक्रमिक क्रियाओं के आयोजन में शिक्षक के लिए यह आवश्यक होता है। आकलन का महत्व क्यों है? शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में, शिक्षक छात्र स्वयं मूल्यांकन में, छात्र प्रगति जानने में और पृष्ठ पोषण प्रदान करने में इसकी भूमिका होती है। अब आकलन प्रकार कितने होते हैं? सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत आकलन कितने प्रकार का होता है? आकलन 2 प्रकार का होता है, संरचनात्मक व रूपात्मक या संरचनात्मक निर्माणात्मक आकलन। इसको फॉर्मेटिव आकलन भी कहते हैं। इसको FM ही हम
बोल सकते हैं, इतना बड़ा नहीं याद हो तो। यह आकलन शैक्षिक कार्यक्रम में के मध्य समय समय पर लिए जाते हैं। इनका उद्देश्य शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, अर्थात प्रकृति इसकी सुधारात्मक होती है। संरचनात्मक आकलन शिक्षक व छात्र दोनों को जो प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। इसकी प्रकृति अल्पकालीन होती है। संरचनात्मक आकलन को अनौपचारिक परीक्षणों, मौखिक परीक्षणों आदि के माध्यम से लिया जाता है। संरचनात्मक आकलन सीखने के लिए आकलन होता है। संरचनात्मक आकलन में विद्यार्थियों को यह जानने का अवसर होता है कि उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। इसमें संरचनात्मक आकलन में अध्यापक पाठ को पढ़ाते समय यह जांच करता है कि बच्चे ने ज्ञान का कितना ग्रहण किया है। यह आपका FA हो गया। लेकिन ऐसे क्या रहेगा, योगात्मक आकलन शैक्षिक कार्य की समाप्ति के बाद, वो आपका जो कार्य चल रहा है उसके मध्य लिया जाता है, लेकिन यह कार्य की समाप्ति के बाद होता है। आकलन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि, अंक या ग्रेड प्रदान करना, अर्थात इसकी प्रकृति निर्णायक होती है। योगात्मक आकलन की प्रति दीर्घकालीन होती है। योगात्मक आकलन पूर्व निर्धारित तो औपचारिक परीक्षण होते हैं, उनमें टर्म परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से लिए जाते हैं। योगात्मक आकलन है सीखने के आकलन, इसमें सीखने का आकलन होता है, वो सीखने के लिए आकलन होता है। योगात्मक आकलन के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि हम अपने उद्देश्यों में कितने सफल रहे हैं। यह एक निश्चित अवधि में शिक्षक व छात्र की संपूर्ण गतिविधि के बारे में बताता है। अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, प्रोजेक्ट, सेमेस्टर एग्जाम, जो प्रेजेंटेशन है, योगात्मक आकलन के ये उदाहरण माने जाते हैं। इससे आगे आ रहा आपका रचनात्मक आकलन व योगात्मक आकलन में जो मुख्य अंतर है वो कौन सा है। यह रचनात्मक आकलन यानी FA अधिगम प्रक्रिया की दशा का ज्ञान कराता है, जबकि ऐसे अधिगम जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कितनी सफल रही इसका ज्ञान कराता है। FA शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लगातार होता है, जबकि ऐसे एक निश्चित अवधि के पश्चात होता है। FA क्या होता है, अधिगम के लिए आकलन के रूप में किया जाता है, जबकि ऐसे अधिगम का आकलन के रूप में किया जाता है। इससे आगे आ रहा आपका रचनात्मक आकलन की कार्य छात्रों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जबकि ऐसे कार्य का जो है छात्रों को अंक या ग्रेड प्रदान करना होता है। FA क्या होता है, यह बताता है कि उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसे यह बताता है उसे कितना सुधार किया है। CBSE ने 4 जो है रचनात्मक और 2 योगात्मक आकलन का जो आकलन है या मूल्यांकन से इसमें सम्मिलित किया है। कहने का मतलब ये CBSE जो है इसने 4 प्रकार के फॉर्मेटिव जो असाइनमेंट बताए हैं और जो है जो योगात्मक आकलन है इसको मूल्यांकन में सम्मिलित किया है। इससे आगे आ रहा आपका आकलन के प्रतिमान। सीखने के लिए आकलन क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है। सीखने के लिए आकलन शिक्षण क्रिया के दौरान किया जाता है जिससे कि आगे की प्रक्रिया में सुधार किया जा सके। इसे रचनात्मक आकलन भी कहा जाता है। सीखने का आकलन क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ लर्निंग। सीखने का आकलन शिक्षण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद किया जाता है। इस योगात्मक आकलन भी कहते हैं। इसे ग्रेड या अंकों द्वारा परिणाम प्रदर्शित किया जाता है। छात्रों की उपलब्धि की सूचना इसमें दी जाती है। इससे आ रहा है सीखने के साथ आकलन, असाइनमेंट एज लर्निंग, यानी सीखने के साथ आकलन छात्रों के द्वारा स्वयं सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसमें छात्र स्वयं अपना आकलन करता है। ये आपका आकलन का चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं मिलती हूँ नए वीडियो में एक नया और इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी हैं। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार सजेस्ट कर देना कि आपको क्लासेस कैसी लगी हैं। अगर स्पीड तेज है तो आप उसका अकॉर्डिंग मुझे बता देना। अगर स्पीड स्लो है तो मैं यहाँ से जल्दी कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी पढ़ाई में मस्त रहिएगा, फालतू अफवाहों पर ध्यान मत दीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, रेगुलर क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा।